वन वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने सारे पेपर्स बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी है कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। और ऑप्शन डी है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। देखो, मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा नहीं, अलग सेक्शन अलग थलग उन्हें करना नहीं है। उनकी कमजोरियों को कक्षा के सामने उजागर करना बिल्कुल सही बात नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को चाहिए कि वे सभी छात्रों में अपनेपन की बढ़ावा दें। यानी क्या होता है कि जो टीचर होती है वो अगर अलग अलग वर्गों से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए सभी छात्रों में क्या करना चाहिए कि अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होंगे कि जो बच्चे होंगे वो बिना किसी हिचक के अपनी जो समस्याएं हैं, जो रुचियां हैं और अरुचियां हैं, उनको अध्यापक के सामने प्रस्तुत करेंगे। उन्हें बिल्कुल डर नहीं होगा और वो अध्यापक को बता पाएंगे कि उनमें क्या रुचि है, क्या समस्या है, क्या उनकी अरुचियाँ हैं। ठीक है, जिससे कि वह उसी अनुसार शिक्षण कार्य को संपन्न करें तथा बच्चों की समस्याओं का निवारण करेंगे। बच्चों की कक्षा में पूर्ण भागीदारी का समावेशन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कक्षा में सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। ऑप्शन बी है संप्रत्यय के विवरण है चार्ट दिखाना चाहिए। ऑप्शन सी है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी है उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो एक दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ाने के लिए उनकी तरफ बार बार देखोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। व्यक्ति पहले से ही दृष्टिबाधित से जूझ रहा है और इसके समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उसके बार बार देखोगे तो गलत है। ठीक है, जानकारी का चार्ट दिखाना चाहिए, चार्ट भी गलत हो जाएगा, बहुत दृष्टिबाधित, चार्ट नहीं दिखाना चाहिए। मौखिक विवरण देना चाहिए, बिल्कुल सही है। जानकारी का हमें क्या देना चाहिए, मौखिक विवरण देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधित यानी ऐसे बच्चा जो कि दृष्टिबाधित अच्छे से दिखाई नहीं देता है, वो उससे जूझ रहा है, तो उसके समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अध्यापिका को जानकारी का जो मौखिक विवरण है वो देना चाहिए। अगर वो बोलकर कहेगी तो क्या होगा कि जो बच्चा देख नहीं सकता है वो अच्छे से सुन तो सकता है ना, उसकी सुनने की क्षमता अधिक होती है तो वो उसे अच्छे से सुन पाएंगे, इसलिए मौखिक विवरण देना चाहिए जिससे छात्रों को अधिगम करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इससे क्या होगा कि जो छात्र होंगे उन्हें अधिगम करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दृष्टिबाधिता से जूझते छात्रों को लिखित तथ्यों विवरणों को देखने में अत्यंत ही समस्या होती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे कि वे एक समुचित समझ नहीं विकसित कर पाते हैं। अतः मौखिक विवरण उन्हें अनेक पूर्ण शिक्षण को करने व समझ विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं वो अच्छे से देख नहीं पाते, इसलिए मौखिक विवरण करवाना चाहिए जिससे वो अच्छे से उसे समझ सकें। ठीक है, जो देख नहीं सकते वो सुन अच्छे से सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए है कि लेख के बोध कठिनाई। ऑप्शन बी है चलने में कठिनाई। ऑप्शन सी है मौखिक संप्रेषण में कठिनाई। ऑप्शन डी है खाने में कठिनाई। तो ये खाने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में, चलने में, ये कोई नहीं होगा। उसे डिफिकल्टी किस में होगी, लेख के बोध कठिनाई में होगी। ठीक है, डिफिकल्टी इन कंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट में होगी। ठीक है, एक जो पठन वैकल्य यानी ऐसा व्यक्ति जिसे डिसलेक्सिया है उसे लेख के बोध में कठिनाई होगी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण
प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान होता है उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, मतलब ऐसा उसे लगता है कि जो उसके वर्ड्स हैं वो उल्टे हैं या फिर उसके सामने नाच रहे हैं, तो उसे ऐसा ही होता है डिसलेक्सिया वाले बच्चों को। ठीक है, उसे लिखने में और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है, यानी कुछ लिखा हुआ होता है तो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अतः लेख के बोध में कठिनाई एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वंचित समूह से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? ऐसे बच्चे जो वंचित समूह से आ रहे हैं, अगर हम उनकी हेल्प करनी चाहिए तो क्या इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी सुविधा प्रदान करनी होगी स्कूल में? ऑप्शन ए है कि विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना होगा। ऑप्शन बी है कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना होगा। ऑप्शन सी है उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उन्हें उसी स्कूल के अलग सेक्शन में पढ़ाना। देखो भैया, एक तो वंचित समूह से आ रहे हैं तो उन्हें अलग सेक्शन में पढ़ाना सही बात नहीं है। विशेष स्कूल में प्रवेश करने के लिए बाध्य क्यों करेंगे भैया? और कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लगना कि विषयों के चयन में लचीला प्रदान करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे बच्चे जो वंचित समूह से आ रहे हैं उनके लिए हम विषयों में लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूलों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करें, जिससे कि जो छात्र होंगे वो विविधता के साथ सीख सकेंगे, क्योंकि विशिष्ट वातावरण में वंचित बच्चे स्वयं को कुंठित महसूस करते हैं। क्या होता है कि विशिष्ट यानी कि वो जो बच्चे होते हैं अगर वो कोई मतलब वंचित समूह से आते हैं तो उन्हें अलग थलग डाल दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक अलग तरह से आए, तो बहुत ही ज़्यादा कुंठित महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर उन्हें एक साथ शिक्षा दें, अच्छे से शिक्षा दें, उनके विषयों में लचीलापन करें तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। अतः इनके शिक्षण में आवश्यक है कि इनके सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार उन्हें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें। ऑप्शन बी है उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। ऑप्शन सी है इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें। और ऑप्शन डी है उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो भैया ये तो एक टीचर का काम नहीं है कि बच्चों को मजबूर कर दो, और स्कूल काउंसलर को रिपोर्ट क्यों करेंगे? और हतोत्साहित तो बच्चों को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, उन्हें हर बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी बातों के लिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलो हर टू एक्सरसाइज हर चॉइस, उन्हें उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। ठीक है, अगर वो उसे बाएं हाथ से लिखना पसंद है तो बाएं हाथ से लिखने दो, अगर वो दाएं हाथ से पसंद करती तो उसे दाएं हाथ से करने देते, उसकी अपनी पसंद थी। ठीक है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका यानी टीचर को उसकी पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने की उसे अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का उसे आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। ये उन्हें बहुत आवश्यक व्यक्तिगत आराम और स्वायत्तता प्रदान कर सकता है, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी तरह से लेखन में उपयोग किए जाने वाले हाथ छात्रों को सीखने की क्षमता और गुणवत्ता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। इसलिए लेखन में किसी विशेष हाथ का उपयोग करने का निर्णय छात्रों को पूरी व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम दाएं हाथ से लिखोगे तुम अच्छा लिख पाओगे, या फिर तुम बाएं हाथ से लिखोगे तुम टॉप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस हाथ से लिखते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उस हाथ से आपको लिखना चाहिए। टीचर को ना अपने बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो जिसका चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण वाला है और कह रहा है कथन कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और तर्क है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो आपको एक सही विकल्प चुनना है। हमारा पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं,
और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ए और दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा, कॉमन सी बात है, जो अधिगम यानी कि जो लर्निंग होती है वो समाज से ज़्यादा अच्छे से होती है क्योंकि वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसीलिए अगर जो विद्यार्थी होगा यानी जो स्टूडेंट्स होगा वो समूह में कार्य करेगा, साथ ही अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करेगा, तो वो सीखने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होगा। वो नई नई चीज़ें सीखेगा, अपने विचार भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करते हुए संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, सामाजिक यानी कि सोशल व भाषा का विकास करता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे का सामाजिक और संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषा विकास सभी तरह से होता है। देखो, एक दूसरे से वो भाषा भी सीखता है, समाज में कैसे क्या करना है वो भी सीखता है, साथ ही उसका माइंड भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है और वो अच्छे से एक दूसरे के साथ भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो बच्चों को अगर कमरे में अकेला बंद कर दोगे तो वो पागल सा हो जाएगा क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि किससे वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करे। लेकिन अगर वो समाज के साथ रहेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, तो उसका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सारा विकास होगा। ठीक है, और इस प्रकार समाज में रहकर वह आपसी सहयोग यानी आपस में सहयोग करना, सद्भावना और नैतिकता के गुणों को भी सीखता है और उसके प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, वो समाज में बच्चों के साथ खेल खेल कर क्या करता है, अपना समाज में सहयोग का, सद्भावना और नैतिकता, उसके सारे विकास होते हैं। इसीलिए उसके जो है वो बच्चों के साथ उन्हें खेलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये और दोनों सही है और यार जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण, ऑप्शन बी है नॉन एग्जाम्पल्स यानी कि गैर उदाहरण, ऑप्शन सी है समरूपता और ऑप्शन डी है नकारात्मक पुनर्वलन। तो है कि केवल एक को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि एक और दो को बढ़ावा देना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे को बढ़ावा देना चाहिए और चौथा कह रहा है कि पहले, दूसरे और चौथे को बढ़ावा देना चाहिए। तो बताइए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए भी किसको प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पुनर्वलन, तो ये तो हट जाएगा और IB वाला इसमें भी है और किसी में नहीं है। चलो आगे देख लो, गैर उदाहरण यानी कि नॉन एग्जाम्पल्स, हाँ ये देने चाहिए, नॉन एग्जाम्पल्स नहीं देने चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए। नॉन एग्जाम्पल्स क्या होता है, अब मुझे लगता है दोनों देने चाहिए। ठीक है, तो ये और दोनों दोनों हो सकता है, तो आई थिंक ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स आप दोनों दे सकते हैं। प्रभावशाली और जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसको बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को उदाहरण, एग्जाम्पल्स, गैर उदाहरण यानी कि नॉन एग्जाम्पल्स तथा समरूपता का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी होती है वो समस्या के समाधान पर विभिन्न तरीके से विचार करें और उनमें विचारों के प्रति तर्क संगतता का विकास हो। यानी क्या होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए टीचर्स को कि एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स और समरूपता इन सबका प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अच्छे से समस्या का समाधान कर सके। उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के द्वारा बच्चे व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं और इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, व्यवहारिक गतिविधियां करते हैं और इस प्रकार उन्हें गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्राप्त होता है और उनके अर्थपूर्ण अधिगम में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो एक संरचनावादी कक्षा में कैसे देखते हैं अधिगम को। ऑप्शन है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, केवल आ गया है तो ये हटा दो, वास्तविक जीवन से वियोजित, हाँ हो सकता है, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम नहीं, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्कता, ये भी हो सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, बिल्कुल नहीं, मोर केवल आ गया तो हट जाएगा, निगेटिव है। वास्तविक जीवन से वियोजित, वास्तविक जीवन तो ठीक है, वियोजित मतलब डिस्कनेक्ट कर दो उसे रियल लाइफ से, बिल्कुल नहीं, जबकि हमें रियल लाइफ से तो कनेक्ट करना चाहिए। शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम गलत, ऑप्शन डी हमारा है वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता यानी कि संपर्क, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा।
ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक संरचनावादी कक्षा का तात्पर्य उस कक्षा से है जो इस विचार पर आधारित है कि सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो संरचनावादी कक्षा का तात्पर्य किस कक्षा से होता है? ऐसा क्लासरूम जिसमें सार्थक अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से अपना जो ज्ञान होता है उसका निर्माण करते हैं। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय विचार ये है कि शिक्षार्थी चीज़ों का अनुभव करके और अनुभव पर चिंतन करके सीखते हैं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता सक्रिय संपर्क का परिणाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन ए है कि जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। ऑप्शन बी है जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है जानकारी से संबंधित दृश्य रूपों को समरूपक बनाना। ऑप्शन डी है जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपों को समरूपक बनाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जानकारी से संबंधित दृश्य रूपों को समरूपक बनाने की युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, क्योंकि शुरुआती कक्षाओं में छात्र आमूरत जो धारणाएं होती हैं उनको समझने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अतः जब उन्हें मूर्त रूप से चीज़ों को दिखाया और समझाया जाता है तब से उन जानकारियों को लंबे समय तक वो याद रख पाते हैं। जैसे जब शिक्षक पशुओं की समझ देने के लिए विभिन्न जानवरों के रंगीन चित्र बनाते हैं, छात्रों को पशुओं के नाम सूचीबद्ध करने के लिए कहते हैं तो पशुओं के नाम बताते हैं। जो बच्चों को पशुओं को देखने का एक वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, मूर्त अनुभव मिलन के बाद बच्चे उन जानकारियों को और उनके लंबे समय तक नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों में मूर्त समझ विकसित होती है और बच्चे उनके नामों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? मान लीजिए एक टीचर है, वो क्या चाहता है कि जो बच्चे हैं उनमें समस्या समाधान की जो क्षमताएं वो विकसित हो, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो आप मान लीजिए टीचर हैं, तो आप आगे टीचर बनेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने ऊपर रखकर देखिए। ऑप्शन ए है कि समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। हाँ, प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? देखो, बचना चाहिए मतलब उसे क्या नहीं अपनाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अवॉइडेड बाय ए टीचर इफ he wants to promote if he as well she wants to promote problem solving abilities in his students। अगर आप टीचर हैं तो आप किससे बचेंगे अगर आप समस्या समाधान की क्षमताएं अपने बच्चों में विकसित करना चाहते हैं? ऑप्शन ए है कि समस्या को ठीक समझने के लिए उन्हें विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। हाँ, ये तो कर सकते हैं कि आप मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही, आप उन्हें इंकरेज भी कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने के लिए। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। बिल्कुल गलत बात है। जैसे हम कार्य के बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को जल्दी करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, जबकि हम उनके प्रोत्साहित करेंगे और व्यवस्थित करने की आदत भी उनमें विकसित करेंगे। तो इसमें हमसे गलत पूछा है कि किससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा कि हमें इस वाली आदत से बचना चाहिए जल्दी जल्दी किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो मैंने व्याख्या करी कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों को जल्दी से कैसे भी कार्य को करने की प्रेरित से बचना चाहिए। क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी कार्य को अच्छे से समझे, इसके लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें ये कहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर लो बिना समझे। तो ये तो गलत होगा ना, तो इससे हमें बचना चाहिए।
इस प्रक्रिया में छात्र कार्य को पूर्ण करने की इच्छा से कार्य नहीं करते, अब जो उनका उद्देश्य कार्य को निपटाना हो जाता है। अगर हम कहेंगे बच्चों को तुम 1 घंटे में सारा काम कर लो, तो बच्चे 1 घंटे में कर तो लेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वो उस काम को निपटाना चाहते हैं, ना कि उससे कुछ सीखना चाहते हैं। जबकि उन्हें स्वतंत्र रूप से अगर हम सीखने देंगे तो वो कार्य को अच्छे से सीखेंगे बिना किसी लिमिटेशन के, ठीक है, जो कि उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता था। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों से इन आदतों को विकसित ना करें, जैसे कि समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। बिल्कुल सही बात है, एक प्रॉब्लम उसको ठीक से वो समझ पाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत भी विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन मैंने आपको कहा था ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है दंड द्वारा, दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा ऑप्शन है कि फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स क्यूजिंग एरर्स, यानी कि किसकी वजह से एरर हो रहे हैं उनके हमें कमियों को खोजना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि इग्नोर द एरर्स, यानी त्रुटियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। और हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको संबंध में अध्यापिका को उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से गलतियां हो रही हैं, जिससे क्या होगा उनका उपचार अच्छे से होगा और वो दोबारा कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञान और भावनाएं हैं, यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, ऑप्शन ए है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन बी है एक दूसरे से कभी कभार संबंधित हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और ऑप्शन डी है कि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, ठीक है। संज्ञान और भावनाएं क्या है, वो एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि भावना एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी हुई है। तो भावना क्या है, हमारी मानसिक की स्थिति है जो किससे जुड़ी हुई है, हमारे भय, क्रोध, प्रेम, इन सबसे जुड़ी हुई है। संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, हमारे संज्ञान अनुभव और जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हमारे ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और संज्ञान बताता भी है कि मानसिक प्रक्रिया अर्थात सीखने, याद रखने, समस्या को सुलझाने और जन्म से लेकर वयस्क होने तक की सोच कैसे विकसित होती है। भावनाओं को सकारात्मक भावों, नकारात्मक भावों और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के लिए अवांछित प्रक्रियाओं के रूप में अनुभव किया जाता है। यह अक्सर क्या होती हैं कि निर्णय लेने की क्षमता अर्थात संज्ञान को प्रभावित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा और भावनाएं क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, वो कौन सा भाव पैदा सकता है। यानी कि एक जो विद्यार्थी है वो बार बार किसी एग्ज़ाम में असफल होता है तो वो ये सोचने लगता है कि उसके अंदर ही कोई कमी है, ठीक है, उसमें योग्यता की कमी है। तो ये कौन सा भाव है, ऑप्शन ये है कि उच्च आत्मसम्मान, ऑप्शन बी है अधिगम निराशायता, ऑप्शन सी है सकारात्मक, सकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो निगेटिव हो रहा है। ऑप्शन डी है आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि, तो इस आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि भी नहीं है, हाई सेल्फ स्टीम भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हाई उच्च आत्मसम्मान भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम निसहायता, यानी कि लर्नड हेल्पनेस, ठीक है, वो कैसा महसूस कर रहा है, बहुत हेल्पनेस महसूस कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, ज़रूर मुझ में कोई अयोग्यता है। व्याख्या करिए कि विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें अधिगम निराशायता का भाव जो है वो पैदा हो सकता है। ये अधिग्राहित व्यवहार है, जो भी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इन सभी विचारों की उत्पत्ति के साथ बच्चों में ये लगातार विफलता और खराब प्रदर्शन की ओर से ले जाता है। यानी एक बच्चा एक बार फेल हुआ तो और बार बार फेल, अगर एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो वो समझता है कि उसके अंदर कमी है और वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। ऑप्शन ए है बहुविषयकता शिक्षा,
ऑप्शन बी है कठोर पाठ्यक्रम, नहीं दिया है। ऑप्शन सी है योगात्मक आकलन, ऑप्शन डी है परीक्षा केंद्र, नहीं, एग्जाम सेंटर भी नहीं दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बहुविषयकायता शिक्षा। ठीक है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी बहुविषयक तथा समग्र शिक्षा पर जोर दिया है कि जैसे यदि कोई छात्र भौतिक के साथ फैशन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके रिपोर्ट कार्ड समग्र होंगे और छात्र के कौशल में भी वृद्धि होगी। ठीक है, उसे कौशलों की जानकारी प्रदान होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी उत्सुकता, ऑप्शन सी अभिसंज्ञान, ऑप्शन डी है महारत उन्मुखी। तो अभिसंज्ञान, उत्सुकता और महारत उन्मुखी ये तीनों तो पॉजिटिव में होंगे, इसने निगेटिव में पूछा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कुपोषण जो होता है वो व्यक्ति को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी हो या फिर असंतुलन से है। यह तब होता है जब शरीर का सही मात्रा में विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं। यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो यह आपको कुपोषण जो है वो हो जाएगा। ये एक प्रारंभिक वर्षों में होता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है और अधिगम की क्षमताओं पर नकारात्मक रूप से भी प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चों का बौद्धिक स्तर अत्यंत कमजोर होता है जिससे कि उनकी सीखने की क्षमता में कमी हो जाती है और वो कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय अधिगमकर्ता हो जाते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी 123 के नाम से। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दी आएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं। सुबह करंट अफेयर देखा कीजिए 10 बजे, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और सीटेट के सारे प्रीवियस की प्लेलिस्ट बना रखी है, सीडीपी और आपकी हिंदी और इन सब के, तो ना देखे तो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।